अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र, प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त मैं हूँ लाहौर में, और लाहौर में आने का मकसद ये है कि यहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम एक बड़ा इज्तिमा हुआ है, इज्तिमा आम ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट कन्वेंशन। इस इज्तिमा की ख़ास बात यह है जिस वक्त हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, और स्टेज मैं देख रहा हूँ बड़े पैमाने पर एक बड़ा स्टेज जो है बना हुआ है, और सामने नौजवानों की एक बड़ी तादाद है, पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पर नौजवान जमा हैं। और मेरे हाथ में सीनियर है जिस पर लिखा है उम्मीद बनो तामीर करो सब मिलकर पाकिस्तान की। क्या मकसद है, क्या विजन है, क्यों ये इज्तिमा मुनक़िद किया गया है, ये भी जानेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ है जमात इस्लामी की लीडरशिप। हम आज ये जानना चाहेंगे कि जमात इस्लामी का तर्ज सियासत जो है वो कैसा है। यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं जिनकी तरबियत भी हो रही है इस इज्तिमा आम में, तो इनके पास भी हम आएंगे और इनसे पूछेंगे कि ये क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी का तर्ज सियासत जो है वो बेहतर है या नहीं है, वो क्या सीख रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह देख रहे हैं, और आने वाले कल में पाकिस्तान को किस तरह से चाहते हैं। तो चार मोहतरम गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं इनका तारुफ कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब ज़ुबैर सफदर साहब। आप नाज़िम हैं इस्लामी जमीयत तलबा जामे पंजाब के, और रुकन हैं मरकज़ी शोरा के, मास्टर्स के स्टूडेंट भी हैं जामे पंजाब में सोशोलॉजी के। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं मोहतरम सिराजुल हक साहब, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं सर। हमारे साथ हैं मोहतरम फरीद पराचा साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, और इसी जामे से जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, जिसके ग्राउंड में हम मौजूद हैं, यहाँ से आपने इस्लामियात में PhD की डिग्री भी हासिल की है। हमारे साथ हैं मोहतरम राशिद नसीम साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी सूबा सिंध के। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। पहला सवाल मैं करना चाहूँगा ज़ुबैर सफदर साहब, लाहौर में डेंगी, और आप देख रहे हैं कि मीडिया ने ख़ास तौर पर डराया हुआ है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद लाहौर में आपने इज्तिमा आम रखा है जिसमें हम भी आज मौजूद हैं। क्या वजह है, क्यों इंतखाब किया लाहौर का, और इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर पाकिस्तान और जामिया पंजाब इस्लामी जमीयत तलबा का इसके साथ एक गहरी वाबस्तगी मौजूद है, और पाकिस्तान में हमेशा तलबा तहरीकों का एक बहुत बड़ा मरकज़ जो है वो ये लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। इस्लामी जमीयत तलबा ने इसी अपनी तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ लाहौर में इस खूबसूरत इज्तिमा का इनेकाद किया। जहाँ तक लाहौर के अंदर इस वबाई बीमारी का ताल्लुक़ है, तो जैसे आपने ख़ुद इस बात का इकरार किया कि मीडिया ने इसको ज़्यादा हाइप क्रिएट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 रोज़ से यहाँ तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद, लाखों तलबा यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस किस्म का कोई वाक़या, कोई केस जो है वो यहाँ पर पेश नहीं आया। तो बुनियादी तौर पर ये इज्तिमा पाकिस्तान के मौजूदा हालात में यूथ को या तलबा को एक ऐसी सरगर्मी देने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है कि जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान के तलबा को एक अज़म और वलवला दे सकें, जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की एक बेहतर अंदाज़ में तामीर करने के लिए अपने मुस्तक़बिल को और अपनी खिदमत के जज्बे को जो है वो पाकिस्तान में ऐसा क्या डिज़ाइन किया है इस इवेंट में कि नौजवान जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं वो इन 3 दिनों में बहुत कुछ गेन करके जाए? ये इज्तिमा एक मल्टीपर्पज़ इज्तिमा है, और इसके अंदर बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस इज्तिमा में चल रही हैं। इस वक्त इस इज्तिमा में इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सपो, एक बहुत बड़ा तालीमी नुमाइश जारी है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक फेयर जो है वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान में वो तलबा के जो तालीमी मैदान के अलावा दीगर सलाहियतें रखते हैं, उनके लिए आल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन शाइनिंग स्टार्स के उन्वान से हमने मुनक़िद किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर तलबा की कैरियर प्लानिंग के लिए, उनके अंदर उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए वर्कशॉप्स का एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्लासेस की सूरत में जारी है। और इसी तरह नौजवानों को टैलेंट हंट करने के लिए स्टूडेंट गाला के उन्वान से भी यहाँ पर एक सरगर्मी जारी है। ये प्रोग्राम जहाँ एक जानिब एजुकेशनल एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ दूसरी जानिब फ़िक्र और नज़रियात का परवान चढ़ाने के लिए यहाँ पर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक सेशन मुनक़िद किया गया है कि जिसमें दुनिया भर से वो अफराद के जो इस्लाम के लिए कुछ करना चाहते हैं या दुनिया में इस्लाम को मुत्तहिद करके एक अच्छी सरगर्मी देना चाहते हैं, ऐसे तलबा, ऐसे अफराद को पाकिस्तान के अंदर दावत दी गई है। इसी तरह पाकिस्तान की नेशनल लीडरशिप
कि जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को प्लान कर सकती है, यूथ को मोटिवेट कर सकती है, नौजवानों को उनकी सलाहियतों के अंदर एक बेहतरी पैदा कर सकती है, उनको भी यहाँ पर जमा किया गया और नौजवानों के सामने उनको पेश किया गया। ठीक है जी, आपने बहुत ज़बरदस्त जो है बयान फरमाया और जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा आप देना चाहते हैं नौजवानों का को उस हवाले से तो बात करूँगा, लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी काविश है, क्योंकि पाकिस्तान में तलबा तंजीमें जो हैं आपको पता है कि तामीरी काम के बजाय बदनाम ज़्यादा हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये किसी भी सियासी जमात की एक तरह का मिलिटेंट विंग हैं या बदमाशी करने के लिए या गलत काम करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो इवेंट है ये इस बात की कासी कर रहा है कि एक तामीरी काम हो रहा है, जिस तरह के आपका लोगो भी है इस प्रोग्राम का, और उसके साथ साथ ये कि पूरे पाकिस्तान को एक जगह जमा किया है। पाकिस्तान के नौजवान जो कि अपने इलाकों से अब नहीं निकलते हैं डर की वजह से या बहुत सारी वजूहात की बिना पर, यहाँ पर आए हैं, दोस्तियाँ बढ़ेंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी, एक दूसरे के कल्चर को इन चीज़ों को समझेंगे। तो आपको खराज तहसीन पेश करते हैं इस्लामी जमीयत तलबा को इस शानदार इवेंट पर मुनक़िद करने का। आगे बढ़ते हैं। सर मैं बात करूंगा सिराजुल हक साहब से। सर आप क्या समझते हैं कि जिस फ़िक्र और फ़लसफ़े की ये बात कर रहे हैं नौजवानों में, अब मौजूदा दौर के अंदर जो है जहाँ इंटरनेट का दौर है, जहाँ पे सेलफोन का दौर है, जहाँ पे नई जिद्दत की तरफ हम जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आप इस इवेंट पे मौजूद हैं, क्या इस्लामी जमीयत तलबा जो है या जमात इस्लामी जो है एक बेहतर विज़न जो है नौजवानों को दे रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें हम एक बेहतर पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में ये इज्तिमा एक मशाल है उम्मीद का जो जमीयत ने रोशन की है। अब ख़ुद जानते हैं कि कराची से लेकर तरचमीर तक और बोलान तक तलबा इसमें शामिल है। इस वक्त पाकिस्तान में डिप्रेशन है, लोग मायूस है। खैबर पुख्तनख्वा में कबाइली इलाक़ों में ड्रोन्स हमले हैं। इवन बलूचिस्तान में कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाता, 14 अगस्त नहीं मनाता, पाकिस्तान के तराने बंद हो गए हैं, कराची में टारगेट किलिंग कत्लेआम है। इन हालात में चारों तरफ मायूसियों के इस अंधेरे में जमीयत ने इस इज्तिमा का इनेकाद इसलिए किया ताकि कौम को ये पैगाम दे सके कि गो के पाकिस्तान की हुकूमत सो रही है, क़ियादत सो रही है, नाअहल है, करप्ट है, लेकिन जो उम्मीदों का मरकज़ और महवर है वो नई नस्ल है, वो जाग रही है, वो बेदार है, वो पुरअज़म है, वो पुरजोश है। और इस इज्तिमा का बुनियादी मकसद भी यही था कि तलबा को एक विज़न दिया जाए कि हमारा जीना और मरना इस्लाम के लिए हो। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को मुसल्लह दहशतगर्दों ने, मुआशी दहशतगर्दों ने, सियासी दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया है, और सियासत भी यरगमाल है और पार्लियामेंट भी यरगमाल है और जमहूरियत भी यरगमाल है, तो इस मुआसरे को तोड़ने के लिए नई नस्ल को मैदान में आना होगा और क़ुरबानी देनी होगी और कौम को अपनी मंजिल और पाकिस्तान को अपने मंजिल तक ले जाना होगा। ठीक है, नौजवान एक बहुत बड़ी ताकत है। मुल्क का 60-65% जो इस वक्त जो है वो नौजवान हैं। तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है। क्या अवामी मसाइल के हवाले से नौजवान उठ खड़े हों या कम से कम आवाज़ उठाएँ या हुकूमत के सामने जो आ सकें, एक प्रेशर ग्रुप भी बना सकें, इस हवाले से क्या रोल अदा कर रही है जमात इस्लामी? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौजवान जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो कौम की उम्मीदों का मरकज़ होते हैं। जवानी वो अरसा है कि जब खून रगों के अंदर बिजलियां बन के दौड़ता है, पहाड़ों से टकरा जाने का आज़्म होता है। नौजवान जो है वो मसलहत पसंद नहीं होते, मुनाफिक नहीं होते, मफाद परस्त नहीं होते। इसीलिए नौजवानों को सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतमईन करती है तो वो जमात इस्लामी करती है कि वहाँ कोई मुनाफिकत नहीं है, वहाँ कोई बिकाऊ माल नहीं है, वहाँ कोई करप्ट सियासतदान नहीं है। एक साफ़ सुथरी सियासत है। यानी यहाँ इस मुल्क के अंदर अगर बहुत सारी फहरिस्तें छपी हैं, NRO आई है, यहाँ पर विकी लीक्स आई हैं, यहाँ प्लाट लेने वालों के नाम आए हैं, कर्ज़े लेने वालों के नाम आए हैं, कर्ज़े माफ़ कराने वालों के नाम आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के किसी एक आदमी का भी नाम उसमें शामिल नहीं है। ये वो चीज़ है कि जो नौजवानों को मुतासर करती है। किरदार, करैक्टर, नौजवान खुद भी साफ गो होते हैं, इसलिए वो जमात इस्लामी और उसकी तर्ज सियासत को पसंद करते हैं। अब जो आपका सवाल था कि क्या इस मुल्क के हालात जिस
डगर पे जा रहे हैं, इसके अंदर कौन इसको तब्दील कर सकता है, नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हकीकत यह है कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है हमारे करप्ट सियासतदानों ने, जागीरदारों ने, वडेरों ने और मफाद परस्त जर्नैलों ने। उन्होंने इस मुल्क के नौजवानों को मायूस किया है। अब ये नौजवान हैं कि जो समझ रहे हैं कि अब किरदार एक हमारे पास है। एक नस्ल ने पाकिस्तान बनाया, दूसरी नस्ल ने पाकिस्तान तोड़ा और पाकिस्तान बेचा और पाकिस्तान को लूट लूट कर बैरून मुल्क अपने खजाने भरे। अब ये तीसरी नस्ल है जो मेरे सामने बैठी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट मौके आए, रेमंड डेविस का वाकया और एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को जो हलाक किया गया। लेकिन आपने इन दो इंपॉर्टेंट मौक़ों पर भी अमेरिका के खिलाफ वो तहरीक शुरू नहीं की या उस तरह से आप सड़कों पे नहीं आए कि जिस तरह से प्रैक्टिकली तौर पे आना चाहिए था कि चलें जी लोड शेडिंग छोड़ें, तालीम छोड़ें, सेहत छोड़ें, सारे मसाइल छोड़ दें। लेकिन अगर अमेरिका को ही बुरा भला कह रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट मौके थे जो कि आपने गवा दिए। रिजवान साहब, ये हम सारी बातें करते हैं, हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, अफलास की बात करते हैं और अमेरिका की बात इसलिए करते हैं कि अमेरिका ही ने हमारे ऊपर वो करप्ट हुक्मरान मुसल्लत किए हैं कि जिनकी वजह से आज हमारा ये हाल है। ये दो मौकों पर आपने क्या किया? रेमंड डेविस का वाकया हुआ तो क्या किया? हमने ये सबसे ज्यादा बढ़ के हमने ये आवाज उठाई। मिलियन मार्च का लफ्ज लोगों ने हमसे ही सुना और मिलियन मार्च देखे कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां थी कि एक सिरे से शहर के दूसरे सिरे तक लोग ही लोग थे। उसामा बिन लादेन के मौके पे क्या किया? उसामा बिन लादेन के मौके के ऊपर ये एक शब खून था कि जो मारा गया और पाकिस्तान पर एक हमला हुआ। और जब हमने देखा तो कटहरे के अंदर हमारे सियासतदान भी खड़े थे और हमारे वो इदारे भी खड़े थे कि जो इदारे हमारी सिक्योरिटी के मुहाफिज थे और जिनके ऊपर एतमाद था। तो इस मौके के ऊपर हमने पाकिस्तान को सड़क पे आ जाना चाहिए था। आपको एक वैसी स्ट्रीट पावर आपके पास है, लेकिन वो ऐसा अमली नमूना नजर नहीं आया। सर, जो इतवार की रात ये वाकया हुआ है, पीर की सुबह उसामा बिन लादेन ने पूरी दुनिया को बता दिया था, लेकिन पीर गुजरा, मंगल गुजरा, बुध गुजरा, जुमेरात गुजरा, आपने जुम्मे का इंतजार किया। और इसी तरह रेमंड डेविस का वाकया मंगल के दिन हुआ, आपने मंगल गुजारा, बुध गुजारा, जुमेरात गुजारा, फिर जुम्मे का इंतजार किया। तो ये जुम्मे को ही करना है। मैं अब रेमंड डेविस का तो जिस वक्त वाकया हुआ ना उसी वक्त सड़कों भर गई थी। जब वो इसका एक बात तो यह है कि ये सारे मामले का कौम को कहीं यकीन ही नहीं आ रहा था, ना अब तक आया है। इसलिए कि अमेरिका ने को जो बात कही थी, उसामा बिन लादेन को जिंदा गिरफ्तार किया या उन्होंने उसको शहादत के साथ हुआ, लेकिन आज तक वो नहीं बता सका, दुनिया को मुतमईन नहीं कर सका। लेकिन आपकी लीडरशिप को तो चाहिए था ना, वो नहीं, तो बताती ना। मैं अब अगली दूसरी बात यह है कि जी लोगों का मामला सिर्फ सड़कों पे आना ही उनका एक एहतजाज नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक आदमी भी आपको अमेरिका का हामी नहीं नजर आएगा। वो सड़कों पे आए ना आए, वो एहतजाज में शामिल हो ना हो, वो रैलियों में आए ना आए, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की अमरीकी गुलामी पर मबनी पॉलिसी पर लानत भेजता है। इस मुल्क का हक है। टाइम इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दोबारा जमात इस्लामी की लीडरशिप से, क्योंकि आज जो जमात इस्लामी की लीडरशिप है ये नौजवानों की अदालत में है और मैं चाहूँगा कि मैं कम सवाल करूँ, नौजवानों को ज़्यादा मौका दूँ। माइक आपके पास भी आएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूँ लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम इज्तिमा आम जो हो रहा है, स्टूडेंट कन्वेंशन, जिसे पूरे पाकिस्तान के नौजवान एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उसके मेन पंडाल में इस वक्त मैं बैठा हूँ और मेरे साथ जो है जमात इस्लामिक लीडरशिप है। राशिद साहब, जो फ़िक्र और फ़लसफ़े की बात हो रही है कि जमात इस्लामी जो है वो नौजवानों को और नौजवानों की जो तलबा तंजीम है ये इस्लामी जमीयत तलबा, इसके थ्रू ख़ास तौर पे जो है एक फ़िक्र दे रही है, एक सोच दे रही है कि किस तरह से वो पाकिस्तान की खिदमत करें, किस तरह से वो अपनी खिदमत करें। लेकिन जब खिदमत की बात होती है तो देखा ये गया है कि जो समाजी मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे डेंगू की एक बात कह लेते हैं। डेंगू पे अगर जो है पंजाब में एक मसला आया हुआ है तो मुस्लिम लीग नून जो है उसके वर्कर्स तो हमें अस्पतालों में नज़र आते हैं, लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा के लोग हमें नज़र नहीं आए कि किसी तरह से लोगों की रहनुमाई करें, किसी तरह की मदद करें। इसी तरह से सिंध जो है सैलाब में डूबा हुआ है, तो वो काविश एक बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आ रही कि जो होनी चाहिए थी इस्लामी जमीयत तलबा की। तो ये समाजी मसाइल जो हैं
ये जो इश्यूज़ हैं, या हम देखते हैं गुजरांवाला में, फैसलाबाद में या लाहौर में भी जो है लोग सड़कों पे निकलते हैं तो मुस्लिम लीग नून तो उनकी लीडरशिप कर लेती है, लेकिन जो है जमात इस्लामी की लीडरशिप नज़र नहीं आती। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि फ़िक्र और फ़लसफ़े के एतबार से जमात इस्लामी और इस्लामी तलबा ये जहन साजी करती है और ये जहन बनाती है कि असल खिदमत तो उसी वक्त हो सकती है जब लोगों में अमानतदारी और दयानतदारी हो। मुल्क में पहले भी सैलाब आया, बड़ी इमदाद आई, लेकिन आज तक जो पिछले सैलाब ज़दगान हैं वो भी बेचारे मुसीबत का शिकार हैं। रिहाइश उनको नहीं मिल सकी है, आबादकारी उनकी नहीं हो सकी है, ताकि अब अगली मरतबा फिर सिंध में बारिश की वजह से। तो बुनियादी बात यह है कि खिदमत उस वक्त तक हो नहीं सकती जब तक अमानतदार और दयानतदार क़यादत मुल्क में हुक्मरानी ना कर रही। अगर ईमानदार और दयानतदार क़यादत मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अपना काम छोड़ दें। जी, आपको तो अपना काम करना है ना सर। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इसलिए कि हम हुकूमत में अगर नहीं है तो हुकूमत जितने ना वसाइल हमारे पास है, ना हुकूमत जितना काम हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ आपने डेंगू की बात की, शहर की, लाहौर की कौन सी सड़क और कौन सी गली ऐसी है जहाँ जमात इस्लामी ने जाके स्प्रे ना किया हो, जहाँ जमात इस्लामी ने जाके डेंगू को मारने वाला स्प्रे ना किया हो। हुकूमत के वसाइल इतने हैं, पिछले सालों से ये लोग हुक्मरान हैं, डेंगू आया क्यों, क्या करते रहे ये? इनके पास सारे वसाइल थे। डेंगू और ये मच्छर तो जिस तरह दीगर ममालिक में अपने वसाइल लोग इस्तेमाल करते हैं, मच्छरों का नाम नहीं होता, यहाँ क्यों मच्छर है, बल्कि डेंगू में इजाफा हो गया है। तो इसलिए जमात इस्लामी उस बेवसाइल होने के बावजूद पूरी तरह खिदमत, जहाँ तक सिंध की बात आपने की, सैलाब की, वहाँ घुटने घुटने पानी में नेमतुल्ला खान साहब खड़े होकर लोगों की इमदाद करते हुए नजर आए हैं। कोई और गया है? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन वहाँ पहुँचे हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचा, कश्ती में बैठकर, यानी 8-8 फुट पानी खड़ा हुआ था और वहाँ कश्ती में बैठकर उस आबादी तक पहुँचे जहाँ अभी तक कोई सियासत। ये तो बड़े शहरों में जाते हैं, कैमरा सेशन होता है, तस्वीरें खिंचवाते हैं, चले आते हैं। जमात इस्लामी और उसका कारकुन और उसकी क़यादत वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी उन इलाकों में तकरीबन हर जगह जा चुका हूँ। वहाँ पे जाके जब मुतासरीन से मैंने सवाल किए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि सारी जमातें एक दफ़ा आई हैं और उसके बाद दोबारा पलट के नहीं आई। जब कैंप अगर हैं तो कैंप एक दफ़ा नहीं लगता, कैंप तो मुस्तकिल नौइयत का बदीन में लगा हुआ है, टंडू बागू में लगा हुआ है, सांगड़ में लगा हुआ है। ये कैंप कोई लगाकर और तस्वीर बनवा के हम नहीं चले जाते। आप आज चले जाएं, जो महीना भर पहले कैंप लगे थे आज भी उसी तरह लगे हैं, लोग खिदमत कर रहे हैं। मैं इस हवाले से भी ये जी जल्जला आया था 2005 में और उस जल्जले के बाद इंटरनेशनल एनजीओज भी, मुल्की एनजीओज भी, हुकूमत भी, फौज भी, हर चीज़ वापस चली गई। लेकिन जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन और पीमा वो आज भी वहाँ अस्पताल चला रहे हैं और आज भी मरीजों का इलाज हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि किस तरह की सोच और फिक्र दे रहे हैं कि अवामी मिसाइल पे तो लोगों को नहीं निकाला जा रहा, लेकिन मुमताज़ कादरी के इशू पे लोगों को निकाला जा रहा है। क्या स्टेट के ख़िलाफ़ लेके जाना चाहते हैं अवाम को? जब एक स्टेट ने फ़ैसला दिया है, कानून है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और यहाँ पर हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, आइन मौजूद है और फ़ैसला दिया जा रहा है सज़ाए मौत का, तो उसको आप नहीं मानते हैं। तो ये नौजवानों की क्या तरबियत हो रही है? देखिए, ये तो जिस जज ने मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा सुनाई है उसने भी एडमिट किया है कि मेरा ये फ़ैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो आपने ठीक काम किया है, लेकिन मैं किसी और कानून के मुताबिक ये करता हूँ। मैं तो एक मुसलमान की हैसियत से ताबे हूँ उस कानून का जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, और जो कानून कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है हम भी उस कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी ये केस जारी है, अभी आदमी फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन 18 करोड़ अवाम मुमताज़ कादरी साहब की रिहाई चाहते हैं। 18 करोड़ अवाम कैसे कह सकते हैं? 18 करोड़ अवाम जो है मुमताज़ कादरी की रिहाई चाहते हैं। जी राशिद समी साहब, और आपके इल्म में कि पहले जब पहला मर्डर यहाँ हुआ था
वो गाजी साहब, गाजी अलमदीन का नाम अगर आपने सुना जी हो, जी, मियांवाली में उसकी कब्र है। उसकी वकालत भी कादी आज़म मोहम्मद अली जना ने किया था और उस आदमी ने भी अदालत में एतराफ़ किया था कि हाँ मैंने ये काम किया है। और वकील ने गाज़ी अलमदीन को से कहा है कि कम से कम आप इनकार कर ले ताकि आप फांसी से बच जाए। उसने कहा कि नहीं, मैंने ज़िंदगी में तो यही एक काम नेकी का किया है, इसका मैं इनकार कभी नहीं करूँगा। तो अगर आज कादी आज़म मोहम्मद अली जना होते तो वो भी मुमताज़ कादरी की वकालत करते। अच्छा जी, राशिद समी साहब आप पहले कहना चाह रहे थे। गवर्नर साहब, उन्होंने पाकिस्तानी कानून को क्या कहा था? काला कानून। ये क्या तरबियत कर रहे थे? वो अगर कानून को काला कानून करार दे दें तो आपका ख्याल है, और एक बेचारा आम सिपाही वोट कर अगर उसके जवाब में कोई दूसरी बात कर रहे तो आपके ला कानूनियत हो रही है। तो इस पहलू से पहले यहाँ के हुक्मरानों को कानून का एहतराम करना सीखना चाहिए, फिर किसी से मुतालबा करना चाहिए कि कानून का एहतराम करें। देखिए, यहाँ आम आदमी के सामने बहुत सारे पहलू ऐसे आते हैं कि जिसकी वजह से वो फिर सड़कों पे आते हैं। रेमंड डेविस ने लाहौर की सड़कों पे 3 नौजवानों को उसने यहाँ पर गोलियां मार के उसने शहीद कर दिया अदालत के अंदर, और उससे जासूसी के आलात निकले, उसकी गद्दारी साबित हुई। इसके बावजूद अदालती प्रोसेस के बगैर उसको हमारे हुक्मरानों ने, हमारे मरकजी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी इज्जत और एहतराम से उनको वापस कर दिया। फिर यह कि एक आदमी अजमल पहाड़ी के नाम से 120 आदमियों का कातिल है और मुमताज़ कादरी से बहुत पहले के उसके एतराफ़ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपने उसमें लिया है, लेकिन अभी तक उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। आम आदमी इसलिए सड़कों पे आता है कि जो इंसाफ और मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं मिलता और वो समझता है। इसका मतलब ये हुआ फरीद पाशा साहब, जो मुल्क का जो आइन है और जो फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अगर आप उसको नहीं मान रहे हैं, जैसे मुमताज़ कादरी के केस में नहीं, हमने अदालत में भी गए हुए देखे ना, अदालत में गए हैं, अदालत में तो एक अपील की है, लेकिन उसके बाद जो एक आम आदमी का इश्क रिसालत है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के साथ उसका एक ताल्लुक में बढ़ेगी। नहीं, इससे जो है हर शख्स जो हथियार उठा लेगा, जिसकी जो समझ में आएगा वो दूसरे को मारना शुरू कर देगा। इंतहा पसंदी नहीं बढ़ेगी, इश्क रिसालत बढ़ेगा इंशाअल्लाह। राजुल हक साहब, मुझे बताएं, जो आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि उस वक्त जो हुकूमत में आएंगे कि जब ये पार्लियामेंट नहीं होगी, जब जो है अमीरुल मोमिनीन का कोई सिस्टम आ जाएगा, चीफ जस्टिस भी और सदर भी और वज़ीर आज़म भी, सारे इख्तियारात सिर्फ एक आदमी के पास होंगे, तो क्या आप इस सिस्टम को जो पाकिस्तान में मौजूद है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, इसको मानते हैं या कोई नया सिस्टम जो है वो देना चाहते हैं? नौजवानों को इस हवाले से क्या सोच देना चाहेंगे? कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और रायामा के नतीजे में इलेक्शन के ज़रिए इसम्बलियों में जाकर इस कानून में तरमीम भी करेंगे और पाकिस्तान का जो मौजूदा आईन है इसके अंदर रहते हुए हम इस्लामी इनकलाब की बात करते हैं। और यही वजह है कि जमात इस्लामी की दस्तूर में ये बात लिखी है कि हम कोई खुफिया तहरीक नहीं चलाएंगे, हम गुरीला तंजीम नहीं बनाएंगे, हम आईन और कानून के मुताबिक अपने इस काम को जारी रखेंगे। और यही वजह है कि जमात इस्लामी की जो 60 साला जद्दोजहद है ये आईन और कानून के हदूद के अंदर है। बाकी इंशाअल्लाह जब हम पार्लियामेंट में आएंगे तो हम जो मौजूदा कवानीन है इन तमाम मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से, जैसे राशिद समी साहब, तालिबान के बहुत से लीडर जो हैं वो जमात इस्लामी के घरों से पकड़े गए हैं, आप क्या समझते हैं? तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तालिबान के अगेंस्ट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं उन्होंने एक नई तारीख रकम की है, दुनिया के पैमानों को तब्दील करके रख दिया है। 28 ममालिक पर मुश्तमिल नाटो फोर्सेज 10 साल से कोशिशें कर रही हैं उनको आज़ादी सल्ब करने की, जबर की हुक्मरानी उन पर कायम करने की। आज़ादी ऐसा जज्बा है कि जिसने उन सारे ममालिक को पीछे हटा दिया है और शिकस्त से दो चार कर दिया है। करते हैं तो इस पहलू से हम उनके इस जज्बा आज़ादी की पूरी सपोर्ट करते हैं और जहाँ भी ये होगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ
तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ पर जो दरअंदाजी हो रही है, तो फिर आप क्या समझते हैं मासूम लोगों को क्यों मारा जा रहा है? देखिए, ये बात कहीं भी नहीं है कि ये जो कर रहे हैं हमले, ये अफ़गानिस्तान के तालिबान कर रहे हैं, ये जिहाद वाले कर रहे हैं। इस बात के सबूत हैं, शवाहिद हैं, हक़ाइक़ हैं कि अमेरिका, भारत और इसराइल उन्होंने दहशतगर्द पाले हुए हैं, उनका सरमाया लग रहा है। अगर पाकिस्तान में किसी भी मस्जिद पे, मीनार पे, शाहराह पे, बेगुनाह आदमी पे कोई भी हमला होता है तो उस हमले का ताल्लुक़ किसी जिहादी के साथ नहीं है। कोई जिहादी जो है वो किसी बेगुनाह को नहीं मारता। उसके सामने जो है वो लोग होते हैं कि जो उसके मुल्क पर, उसकी आज़ादी पर, उसके दीन पर, दीनी अक़दार पर हमलावर है। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और भारत जो है उसने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो हमारी आंखों का सर, आप ये नहीं तारा है और समझते उनकी हम कि कदरों हथियार मंजिल। उठाने के बजाय अब जो दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तालीम का दौर है, और जिस तरह से गोरीला जंग चल रही है, जिस तरह से दहशतगर्द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं, इसके बजाय हम लोगों को जो है वो बुनियादी सहूलतें दें, उन्हें रोज़गार दें, उन्हें तालीम दें, उन्हें सेहत दें। जब तक रिजवान साहब, ये कहाँ की आप बात कर रहे हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन पर तैयारे बमबारी कर रहे हैं, जिनके जिस्मों के चीथड़े उड़ रहे हैं, जिनको टैंक कुचल रहे हैं, उनको हम ये आवाज दें कि आप इल्म लें और टेक्नोलॉजी लें। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान यहाँ जो लोग हैं जिनको आप ये सोच दे रहे हैं, ये फिक्र दे रहे हैं कि भाई हथियार उठा लो और जो है जहाज के लिए निकलो, हम ये नहीं दे रहे। ये फिक्र जो है, ये जो कराची में पिछले 3 महीने में 1000 लोग कत्ल हुए हैं, तालिबान ने कत्ल किए हैं, किसी मजहबी पार्टी ने कत्ल किए हैं। ये है दहशतगर्द। ये वो चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सो मोटो नोटिस लिया। एक लफ्ज तालिबान पे लिखा है, ANP का तस्करा है, MQM से उनका फैसला भरा पड़ा है, और उस जमात इस्लामी पर कोई मीडिया पर्सन ने कहा है भत्ताखोरी। सब कह रहे हैं भाई ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जरूर मौजूद है नाम। फैसले में नहीं है, कोई फैसले वो ऑब्जर्वेशन है, एक हवाला है, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन MQM के बारे में क्या है, ANP के बारे में, तो दहशतगर्द तो ये हैं। आप कहते हैं तालिबान, उसमें एक लफ्ज नहीं है तालिबान के बारे में। ठीक है जी, टाइम इस वक्त ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद जमात इस्लामी की तर्ज सियासत और ख़ास तौर पे गो अमरीका गो के नारे और उस पर क्या रिएक्शन, जो रिएक्शन देना चाहिए था उसामा बिन लादेन के वाक़े पर, रेमंड डेविस के वाक़े पर, वो क्या जमात इस्लामी ने दिया या नहीं, इस पर आप कमेंट्स भी करेंगे और सवालात भी करेंगे जमात इस्लामी की लीडरशिप से। लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूँ लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम इज्तिमा आम, जिसमें पूरे पाकिस्तान के नौजवान मौजूद हैं। जमात इस्लामी की क़यादत को हमने इन नौजवानों के सामने बैठाया है कि जमात इस्लामी का तर्ज सियासत जो है उसको नौजवान एक्सेप्ट कर रहे हैं आज या नहीं कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से सवालात लास्ट सेशन मैंने किए थे, उस पर नौजवान अपनी राय देना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि तालिबान दहशतगर्द है, ये सारे दहशतगर्द है। क्या आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कबायली इलाक़ों में जो अमेरिका ड्रोन्स हमले कर रहे हैं, कि आप लोग ये नहीं कहते कि अमेरिका दहशतगर्द है? मेरा सवाल ये है कि आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि अमेरिका दहशतगर्द है? ठीक है, मुझे ये बताइए कि रेमंड डेविस के वाक़े पर और उसामा बिन लादेन के दोमे के वाक़े पर जमात इस्लामी को जिस तरह से सामने आना चाहिए था, क्या जमात इस्लामी उस मैयार पे पूरी उतरी इन दो वाक़यात में? क्या कहना चाहेंगे आप? आपने कहा कि जमात इस्लामी ने उस तरह एहतजाज नहीं किया। देखिए, जमात इस्लामी एक जमहूरी पार्टी है और वो आप चाहते हैं कि हम जैसे गुजरावाला में लोगों ने जलाओ गिराओ किया, हम ऐसे करते हैं। उस वक्त हमने सही जमहूरी तरीके से एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया और अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है जी, और कोई कमेंट करना चाहेगा? आपका ये तराज़ है कि जमात इस्लामी ने उस तरह हैंडल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। मैं मीडिया से पूछता हूँ, जमात इस्लामी ने मजंग चौक में बहुत बड़ा जलसा और बहुत बड़ी रैली निकाली थी डेमोक्रेसी के मौके पर। मीडिया ने उसको कितना कवर किया? क्या जमात इस्लामी ने जमात इस्लामी के साथ मीडिया दुश्मनी डाली हुई है? जमात इस्लामी ने उसामा बिन लादेन के ऊपर सबसे पहले मोहतरम मुनव्वर हसन साहब ने अपना बयान जो जारी किया, तमाम टीवी चैनलों ने एक दफ़ा टिकट चलाकर उसको बंद कर दिया। अब आप सवाल कोई करना चाहेंगे? जमात इस्लामी की लीडरशिप मौजूद है।
माई नेम इज़ अदील मुस्तफ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़। मेरा सवाल फ़रीद अहमद प्रत्यय साहब से है और ज़ुबैर सफदर साहब से है कि नौजवान जो पाकिस्तान में 65% हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मायूसी का शिकार हैं। दूसरी जानिब हुक्मरान ख़ुद तो महफूज महल्लात में बुरा जमान है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम महंगाई, ड्रोन हमलों, बेरोज़गारी से मर रही है। तो जमात इस्लामी ने कोई ऐसी वर्किंग की है कि जब जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जाएगा? और मेरा ज़ुबैर सफदर साहब से ये सवाल है कि तलबा यूनियन को जो अब तक बहाल नहीं किया गया, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? जी फरीद, ये सवाल करने का आपको हक़ पहुंचता है और हम इंशाल्लाह जवाब देंगे, इसलिए कि जमात इस्लामी नारे सिर्फ नहीं लगाती और एक ठोस प्रोग्राम देती है। इस मुल्क के अंदर सबसे पहले अब इस वक्त मंशूर अपना जमात इस्लामी ने दिया है, किसी पार्टी का भी मंशूर नहीं आया। उस मंशूर के अंदर आवाम के मसाइल हल करने के लिए बात है। हमने अपने मंशूर के अंदर ये बात लिखी है कि हम इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह 6 माह के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। हमने ये इस पर पूरी स्टडी की है। हमने इसी तरह से हमारे मंशूर के अंदर ये बात शामिल है कि हम GST ख़त्म करेंगे और बिजली के बिलों के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो सारे ख़त्म करके बिजली के बिल 30% कम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात भी हमने की है कि हम इस मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम तालीम लाएंगे। अमीर का बेटा, गरीब का बेटा एक जैसी तालीम हासिल करेगा और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम इकट्ठी होगी, यानी मदरसे में भी वही पढ़ाया जाएगा और यूनिवर्सिटी के अंदर भी वही पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे, और इसी तरह से हम जागीरदारी को ख़त्म करेंगे, वडेरा शाही को ख़त्म करेंगे। इसके लिए भी हमने पूरे उसमें पूरा ज़ाब्ता दिया है और ख़ास तौर पर हमारा मुखातब नौजवान है। हम समझते हैं कि नौजवानों को हम इस मुल्क एक बेहतर मुस्तकबिल, एक अच्छा पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक पुरअमन पाकिस्तान और एक इंसाफ वाला पाकिस्तान दे। इसके लिए हमारा मंशूर भी है और हमारी सारा पीछे पूरा हमारा कैरियर, हमारी करप्शन फ्री जो हमारी सियासत, कराची के अंदर जिस तरह से नेमतुल्लाह खान ने और अब्दुस्तार अफगानी ने कराची की किस्मत को बदला और जिस तरह हमारे वज़रा ने सूबा खैबर के अंदर जब वो इक़्तिदार में थे उन्होंने जो किरदार अदा किया, ये हमारा सरमाया है। ज़ुबैर सफदर साहब, ये जो सवाल किया नौजवान ने, ये हुकूमत जब आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने सबसे पहला अनाउंसमेंट यही किया था कि तलबा तंजीमें जो है हम बहाल कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं की गई। उसकी वजह ये है कि तलबा तंजीमें जो हैं वो उनके पास असलहा जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है इस्लामी जमीयत तलबा पर भी कि सबसे पहले जो है असलहा की सियासत इस्लामी जमीयत तलबा ने की और मार धाड़ जो है ज़्यादा होगी, इसीलिए जो है ये यूनियन बहाल नहीं की जा रही है। आप क्या समझते हैं, वजह क्या है? देखिए, इसमें ये जवाज़ ज़रूर बनाया जाता है कि कैंपस वायलेंस जो है वो तलबा यूनियन की वजह से होता है, लेकिन ये भी एक हकीकत मौजूद है कि ये एक झूठा प्रोपोगंडा है जो तलबा तंजीम या इस्लामी जमीयत तलबा के बारे में मौजूद है। जमीयत की ये खूबसूरत सरगर्मी आज पूरे पाकिस्तान के तलबा देख रहे हैं और इस तरह की बेशुमार तामीरी सरगर्मियाँ हैं कि जिसकी बुनियाद पर आज इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ के अंदर मौजूद है। जहाँ तक इस पूरे अमल का ताल्लुक़ है कि इस चीज़ को, कैंपस वायलेंस को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, अव्वलन तो ऐसी चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन जब तक यूनियन का दौर तालीमी इदारों में मौजूद था 1984 तक, तब तक पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तलबा तसादुम की कैफियत वो नहीं थी जो तलबा यूनियन के पाबंदी लगने के बाद जो है वो सामने आई। 1984 तक पाकिस्तान में कुल तलबा की तसादुम के नतीजे में 15 हलाकतें जो हैं वो हुई, लेकिन 1984 से लेकर 2011 तक होने वाली हलाकतों की तादाद जो है वो कई बढ़ चुकी है, सैकड़ों के अंदर। आपका मुतालबा ये है कि ये इलेक्शन होने चाहिए, हम ये समझते हैं कि तलबा यूनियन को पाकिस्तान में अगर आप एक जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ देना चाहते हैं और पाकिस्तान में आए रोज़ की आमरीत से इसको छुटकारा दिलाकर एक तामीर को और मुस्तक़बिल के अंदर एक उम्मीद पैदा करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की यूथ को एक डेमोक्रेटिक कल्चर से आगाह करना होगा। जी राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद मेरे ख्याल से? नहीं, मैं तो बात गुजर गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इन्होंने, एक तो ज़ुबैर भाई ने कहा कि पाबंदी से पहले तो कोई खून खराबा नहीं हुआ था, बिल्कुल, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कुछ खून खराबा हुआ है तो ये जो सियासी पार्टियाँ खून खराबा कर रही हैं, ये जो MQM और ANP ने,
तो पहले अगर आप उन पर पाबंदी लगा दें फिर यूनियन की बात करें। मेरा सवाल जमात इस्लामी की लीडरशिप से ये है कि ये वजह है कि आप जमहूरियत पर और इलेक्शन सिस्टम पर यकीन रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जमात इस्लामी का मकसद ये है कि मिल्लत इस्लामिया की वहदत भी होनी चाहिए, तो इसके लिए खिलाफत बहुत ज़रूरी है। क्या जमात इस्लामी समझती है कि इस इलेक्शन के ज़रिए और इस पार्लियामेंट और इस सिस्टम के ज़रिए से हम खिलाफत को ला सकेंगे और पूरी मिल्लत इस्लामिया को एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए कि अमली तफसीर बना सकेंगे? इसका तसल्ली बख्श जवाब चाहते हैं। खिलाफत जो है वो इस बात का नाम है कि अल्लाह की हाकमियत और उसकी हाकमियत आला बंदों के ऊपर कायम हो। यही बात है जो पाकिस्तान के आईन के अंदर भी लिखी गई और उसमें जो करारदाद मकासद है, उस करारदाद मकासद में ये बात शामिल है कि पाकिस्तान के अंदर हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी, न किसी पार्लियामेंट की होगी और न किसी जरदारी की होगी और न किसी गिलानी की होगी। तो ये जो एक बात है, ये इसी चीज़ का नाम खिलाफत है और इसी के लिए हम तगोदो कर रहे हैं और इसके साथ इत्तेहाद उम्मत के लिए, ताकि उम्मत जो है जब इकट्ठी होगी तो उम्मत की सोच भी एक होगी। अगर किसी एक मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर कायम होगा, जब ये होगा तो इसी की तोसी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर भी होगी और हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन खिलाफत कायम कैसे होगी? ऊपर से तो उतर के नहीं आएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या खुलफाए राशिदीन की खिलाफत कायम हुई, अवाम के एतमाद के बगैर कायम नहीं हुई है। अवाम के एतमाद के साथ वो हुक्मरानी कायम हुई है और वो खिलाफत कायम हुई है। तो इसलिए ये नहीं होगा कि अवाम के एतमाद के बगैर कोई शबखून मार कर हम खिलाफत कायम करेंगे। इसीलिए जमात इस्लामी अवाम की जहन साजी कर रही है। ये अलग बात है कि ये मौजूदा जमहूरी निज़ाम है, फेयर नहीं है, ये खुद इसको लुटेरे लूट कर रह जाते हैं। लेकिन अवाम की एक तादाद जब तक हमारे साथ ना हो, एक बड़ी तादाद, हम खुद भी नहीं चाहेंगे किसी चोर दरवाजे से हुकूमत में शामिल है। नौजवानों के सवालात का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूँ लाहौर में और यहाँ पर इवेंट हो रहा है इस्लामी जमीयत तलबा का इज्तिमा आम और पाकिस्तान भर के नौजवान हमारे साथ हैं। इस वक्त मैं ये कहूँगा कि जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो नौजवानों की अदालत में है और बहुत सारे सवालात जो नौजवान करना चाहते हैं। जी क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा जमात इस्लामी के कायदीन से ये सवाल है कि जमात इस्लामी जो कि 1941 में कायम हुई थी, सैयदना मौदूदी ने कायम की थी और अब 2011 आ चुका है। मैं ये देखता हूँ कि जमात इस्लामी जो कि पाकिस्तान में कोई भी इशू होता है तो उस पर खड़ी होते हैं, चाहे वो रेविन डेविस का इशू हो, चाहे वो डॉक्टर आफिया का इशू हो, चाहे वो नेटो टैंकर्स का इशू हो, कि हर इशू पे रोडों पे दिखती है जमात इस्लामी। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो क्यों एक मेजर जो बड़ी तादाद में वोट क्यों नहीं हासिल कर पाती और क्यों ऐवानों में नहीं हासिल आ पाती? तो इसकी क्या वजह है? इसका जवाब तसल्ली बख्श थोड़ा जवाब दे दीजिए। जी फरीद प्राचा साहब, ये हमारे अजीज़ ने सवाल किया है जी। इसमें एक बात तो ये है कि जमात इस्लामी को अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियां अता की हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई मायूस हैं पाकिस्तान के अवाम से। यानी 2002 के इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी की कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर जमात इस्लामी की MMA की बात नहीं कर रहा, 70 सीटें मौजूद थी। ये उस मुल्क के अंदर है कि जहाँ पर 1-1 करोड़ रुपया एक सीट पे खर्च होता है और जमात इस्लामी गरीबों की जमात है, फिर भी हमने 70 सीटें जीती हैं। फिर इसी तरह से जहाँ पर सरमायादारी है, जागीरदारी है, वडेरा शाही है, करप्शन है, कलाशनकोफ है, कराची के अंदर पोलिंग स्टेशन सारे हाईजैक हो जाते हैं। लेकिन ये नाकामी नहीं है कि आपकी 70 सीटें 2002 के इलेक्शन में थी और फिर 2008 के इलेक्शन में आपका क्या हाल हुआ? सर नहीं, पहले उस बात को मुकम्मल, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। और उसके बाद ये कि हम इसके बावजूद अवाम के अंदर कई लिहाज से कामयाब हैं कि इस मुल्क को के नौजवान नस्ल हमारे साथ वाबस्ता है, किसानों की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है, पाकिस्तान की स्ट्रीट पावर है जमात इस्लामी। हर अहम मौके के ऊपर जमात ने कौम की क़यादत की है। एक बड़ा नेटवर्क खिदमत खल्क का मौजूद है, लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, अरबों रुपए
अलखिदमत फाउंडेशन के ज़रिए से खर्च होते हैं। ये सारी वो अचीवमेंट हैं जो हम नहीं कर पाए और जो हमारे अजीज़ ने, वो इस मुल्क का ये करप्ट सियासी निज़ाम है जिसके अंदर इंतखाब जो हैं वो शफाफ नहीं होते, इंतखाबात हाईजैक होते हैं और यहाँ पर दौलत की बुनियाद के ऊपर इंतखाब लड़े जाते हैं और इस वजह से जो एक बड़ी कामयाबियाँ हैं वो नहीं होती। अब जो एक तब्दीली आ रही है इस मुल्क में, मीडिया ने जो एक शऊर पैदा किया है, जो आम आदमी तंग आ चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला अब ये आने वाले इंतखाबात 1 या 2 उसके अंदर जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर बरसरे इक़्तिदार। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कहते हैं कि जो नाजिम हैं जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब, वो सबसे बड़ी रुकावट हैं एक मजहबी इत्तेहाद बनने में, आप क्या समझते हैं? हम तो ये पूरी उम्मत का इत्तेहाद चाहते हैं, शर्क़ और गरब का, और इसलिए जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो अलाक़ाइयत पर यकीन नहीं रखती, जो लिसानियत पर यकीन नहीं रखती, जो मसलकी तासुबात पर यकीन नहीं रखती। और यही वजह है कि जमात इस्लामी में आपको देवबंदी भी मिलेगा, बरेलवी भी मिलेगा, अहले हदीस भी मिलेगा, हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन जिसका मकसद एक हो और मकसद इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो। फिर पंजाबी भी है, फिर सिंधी भी है, फिर बलूच भी है, फिर पख्तून भी है। इसलिए जमात इस्लामी ही तो एक इत्तेहाद का मज़हर है। जिस तरह खाना काबा के गिर्द सारे लोग तवाफ़ करते हैं, इसी तरह जमात इस्लामी का एक मंज़र है कि हर तरह के लोग, हर मसलक के लोग जमात इस्लामी में शामिल हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कभी नहीं कहा है कि सैयद मुनव्वर हसन साहब ये इत्तेहाद के रास्ते में रुकावट है, बल्कि मुनव्वर हसन साहब ही तो इत्तेहाद आलमी इस्लाम के दाई हैं। ठीक है जी, आप में से कोई और सवाल करना चाहेगा? मसूद बिनास नाम है और आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ है। मेरा सवाल जमात इस्लामी की क़ियादत से है कि आज़ाद कश्मीर के गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए उसमें जमात इस्लामी की आज़ाद कश्मीर की क़ियादत ने यह फ़ैसला किया कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हम ऐवानों तक पहुँचेंगे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी नाकामी हुई और अभी भी हम इस मखमसे में हैं कि पाकिस्तान में आइंदा 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इत्तेहाद की शक्ल बन रही है। तो इस सूरत में क्या हम ऐवान में पहुँच कर क्या हम अपने वोटर को क्या मकाम देंगे और ऐवान में पहुँच भी सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे? आज़ाद कश्मीर में तो हम मुकम्मल तौर पर फ़िलाप हो चुके हैं। जी ठीक है, पाकिस्तान साहब क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात का? आपका अगर कश्मीर से ताल्लुक़ है तो आपके इल्म में है कि जमात इस्लामी ने कोई इत्तेहाद नून के साथ नहीं किया, वहाँ पे एडजस्टमेंट हुई है। जमात इस्लामी ने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा, नून लीग ने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा। जमात इस्लामी ने अपना मंशूर दिया, जमात इस्लामी की अपनी क़यादत उसमें हिस्सा ले रही थी, तो कहीं कोई इत्तेहाद नहीं था। एडजस्टमेंट तो सिर्फ होती है कि किसी हल्के में आप अपना कैंडिडेट नहीं करते, किसी में वो नहीं करते, तो इसलिए आप इसे उस तनाज़र के अंदर न देखें। ये जो एडजस्टमेंटें होती हैं ये जमातों के दरमियान एक वोटर की सहूलत के लिए वो एक एडजस्टमेंट का सिलसिला जो है वो होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर सफदर साहब, मोहतरम सिराजुल हक साहब, फरीद पराचा साहब, राशिद हसीम साहब आपका, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप सब नौजवानों का कि एक लाहौर में शोर है डेंगी का, उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान के नौजवान यहाँ पर जमा हुए हैं एक प्लेटफॉर्म पर, और आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारी उम्मीदें लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत सारे दोस्त नए बना के जाएंगे और पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने लिखा है उम्मीद बनो तामीर करो, सब मिलकर पाकिस्तान की इस्लामी जमीयत तलबा ये बात कह रही है। हम सब ने अपना रोल अदा करना है और रोल अदा करना है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को मजबूत करें। आपसे कल फिर हम मुलाकात करेंगे, जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।